एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस अब यूट्यूब चैनल में। दीर्घा का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। पिछले वीडियो में पेज नंबर 4 तक पहुंच चुके थे। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसमें व्हाट बेनिफिट विल एक्रू इन दीज डीकंस्ट्रक्टिव रिवर्सल्स ऑफ हायरार्कीज। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि हायरार्कीज़ का रिवर्सल अगर हम कर लेंगे, जो चीज़ मार्जिन है उसको सेंटर पर ला देंगे, जो चीज़ सेंटर में है उसको मार्जिन पर ला देंगे, तो इससे क्या मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल डिमॉन्स्ट्रेट द लिमिट्स ऑफ आर प्रीसपोजिशंस एंड अजम्पशंस। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि जिन चीज़ों को जो हमारी प्रीसपोजिशंस हैं, प्रीसपोजिशन का मतलब जिसको हम पहले से ही मान लेते हैं, बिना एग्ज़ामिन किए ही जिसको हम मान लेते हैं, जो हम एज्यूम कर लेते हैं, उससे हम उबर पाएंगे। यानी चीज़ों को समझने में, उसके सही गलत के निर्णय में जो बिना सोचे समझे हम फैसला कर लेते हैं, वो करना हम छोड़ देंगे। प्रीसपोजिशंस और एजम्पशंस से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, या इस चीज़ को बहुत क्लियरली हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हमारी जो सोच है ये कितनी लिमिटेड है अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। इन अ सर्टेन सेंस, द रिकग्निशन ऑफ द अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट्स could be a radically liberating political act। और इस तरह से टेक्स्ट की जो अनडिसाइबिलिटी है, कि डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। क्या एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो ट्रेडिशन में रहा है, या कुछ और। तो ये जो अनडिसाइडेबिलिटी है, अगर ये मौजूद रहे तो वो क्या करेगा? एक तरह से लिबरेट कर देगा हर रीडर को ये एहसास दिला देगा कि उसका एक जो इंटरप्रिटेशन है, बस वही एक इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। और लिबरेट कर देगा इस मायने में भी कि जो आने वाले समय के रीडर्स हैं वो तमाम अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकते हैं। होता है ना समटाइम्स। देखिए क्या है, लिटरेचर साइंस से अलग कैसे होता है, मैं बार बार यही बताता हूँ। साइंस में क्या होता है, नेचुरल साइंस में जो लाइन लिखी हुई है एक, उसका मतलब वही होगा, मतलब वो फिक्स्ड होता है कहीं ना कहीं। आपको चूँकि आप फैक्ट पढ़ रहे होते हैं उसमें, तो उसमें आप कई तरह की मीनिंग अगर जनरेट करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, पता चलेगा। लैब में जाकर के काम दूसरा करना है, एक्सपेरिमेंट दूसरे करने हैं, आप दूसरा कुछ करना शुरू कर दीजिएगा। उसमें एक वर्ड के प्ले में खेलने लगिएगा, उसका फ्री प्ले देखने लगिएगा तो। लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं है। लिटरेचर में ऐसा है कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और अलाउ करना चाहिए इंटरप्रिटेशन। किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को हमें सेंटर में नहीं रखना होगा कि नहीं बस यही है, इसका यही मतलब है। जैसे अभी हमारे एक मित्र कविताएं लिखते हैं, तो उनकी कविताओं पर कभी कभी मन आता है तो कमेंट कर देते हैं। तो वो अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे थे कि तुम तो एकदम दूसरे ही दिशा में लेकर चले जाते हो मेरी राइटिंग को, मैं लिखता कुछ हूँ, तुम समझते कुछ हो। मैंने कहा बाबा, तुम अभी तक रोला बार्थ को नहीं पढ़े क्या? रोला बार्थ क्या कह करके गया है? द डेथ ऑफ द ऑथर। मैंने कहा तुमने कुछ लिख दिया, तुम समझो मर गए। एज ए राइटर यू आर डेड। नाउ इट्स अपॉन रीडर कि वो तुम्हें कैसे इंटरप्रेट करता है। हाँ, वो उसकी इंटरप्रिटेशन में लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। तो अगर लॉजिक है और इंटरप्रिटेशन है तो सही है। दैट्स माय इंटरप्रिटेशन, दैट्स इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन। इसमें तुमको क्या दिक्कत है? कोई ज़रूरी है कि तुमने जो बात सोच करके लिखी हम वही समझें?
रीडर रिस्पॉन्स थियरी तो ये नहीं कहती है। रीडर रिस्पॉन्स थियरी तो यही कहती है कि भाई राइटर ने कोई चीज़ लिख दी, तब टेक्स्ट हो गया पब्लिक में, इट्स अपॉन पब्लिक कि वो उसको कैसे लेती है। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलकर के कोई मूवी बनाते हैं, अपने जानने में सभी लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हर मूवीज़ को पब्लिक उस ढंग से तो नहीं लेती। किसी को पब्लिक बहुत अच्छा करार देती है, किसी को बहुत ख़राब। कोई मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो कोई एकदम से धड़ाम से गिर जाती है नीचे। तो ये तो जब चीज़ पब्लिक में आएगी तो इट विल ऑल बी देयर इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। वो उसको कैसे ट्रीट कर रही है कि नहीं। खैर, we had earlier hinted how deconstructive readings are politically empowering for the margin। पहले भी बात हो चुकी है कि deconstructive reading मार्जिन को पॉलिटिकली एम्पावर करेगा, यानी जो लोग मार्जिन में हैं उनको सेंटर में लाने की कोशिश की जा सकती है डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग से। जो चीज़ें हाशिए पर थीं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा सकती है डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग से। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिस्टम ऑफ हायरार्कीज, डे, मैन, सेंटर और यूरोप are considered as superior to night, woman, margin and Asia। अब ये बाइनरी अपोजिशंस जो चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, बाइनरी अपोजिशन में जो चीज़ें हैं, एक को जो हम सुपीरियर मानते हैं, दूसरे को जो इन्फीरियर हम देखते हैं, या हमें ऐसा लगता है या हमें ऐसा एहसास कराया जाता है, तो उस हायरार्की के सिस्टम को जैसे एग्जांपल के बतौर समझाया है कि डे वर्सेस नाइट, डे को सुपीरियर बना दिया, नाइट को इन्फीरियर बना दिया। बनाया है हमने वुमन, मैन वर्सेस वुमन, सेंटर वर्सेस मार्जिन और यूरोप वर्सेस एशिया। देखिए ना, हम लोग हायरार्की क्रिएट करने में एकदम आगे हैं। मतलब क्या पूछना, हमें बस मौका मिलना चाहिए हायरार्की क्रिएट करने का। हम लोग इसमें अब जब देखिएगा ना, अपने सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रेटा को देखिएगा ना, तो उसमें आपको हायरार्की नज़र आएगी। मतलब इवन अगर इंडिया के माइंड सेट की बात करें, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इसके हायरार्की को अगर आप समझें तो इस बात से कोई डिनाई नहीं करेगा जो यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं। मतलब जैसे जो हम एक डिवीज़न करते हैं, अगर कास्ट बेस्ड डिवीज़न जो होता है तो उसमें उसको क्लास वाइज कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी है तो ओबीसी है, तो एससी है, एसटी है। हाँ, तो उसमें जनरल वाले समझेंगे कि वही सबसे ऊपर हैं, बाकी सब उनसे नीचे हैं। ओबीसी वाले समझेंगे, कहेंगे कि हाँ हो सकता है जनरल वाले हमसे ऊपर हों, एससी वाले, एसटी वाले हमसे नीचे हैं। तो उस एससी एसटी में भी तमाम जो अलग अलग जातियां हैं उसमें भी लोगों ने हायरार्की बना रखी है कि हम ऊपर हैं तो हम नीचे हैं। मतलब हायरार्की क्रिएट करने में तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है ना। और इन सब चीज़ों से अलग हट करके आए तो देखिए स्थिति ये होती है कि हर पर्टिकुलर कास्ट में आप देखें तो वुमेन जो है जिस तरह से वो क्या उसको बोलते हैं, अगर बात करें गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के टर्म में सब अल्टर्न है ना, सब अल्टर्न वाली स्थिति होती है उनकी, वुमेन की। मतलब उस हर हायरार्की में भी फर्दर हायरार्की। इवन जैसे आप जब पढ़ते हैं ब्लैक्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप अमेरिका जैसे देशों में देखते हैं कि कैसे वहाँ पर वाइट्स के अपोजिट ब्लैक्स के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ कितना बुरा हुआ, उनको मार्जिनलाइज्ड बना करके रखा गया। तो ब्लैक्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब फर्दर ब्लैक्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्लैक पीपल में उनके भीतर खुद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए लड़ने की ज़रूरत है। उनके भीतर जो औरतों की स्थिति है,
ब्लैक वुमेन कैसे वो डबल मार्जिनलाइज्ड हैं। इवन जब आप दलित लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें अगर आप दलित वुमेन राइटिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दलित ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड थे, लेकिन उनके भीतर जो वुमेन हैं वो एक मार्जिनलाइजेशन के भीतर फर्दर मार्जिनलाइज्ड हैं, तो वहाँ उनके साथ भी डबल मार्जिनलाइजेशन। ये तमाम मतलब कहा ना मैंने, हम लोग स्ट्रेटा क्रिएट करने में, हम लोग हायरार्की क्रिएट करने में बहुत आगे हैं। कहीं के इंसान हो, कहीं क्लास वाइज डिवीज़न है तो कहीं कास्ट वाइज डिवीज़न है। इवन समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ में जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं उनमें भी हायरार्की। अब उसमें हम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि इसके पीछे ये रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है। अभी मैं यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स के पेमेंट के बारे में मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था, तो उसमें देख करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं जब मैंने देखा कि कैसे पेमेंट जो है साइंस की फैकल्टीज़ को, उनकी पेमेंट कितनी है, कॉमर्स वालों की कितनी है, आर्ट्स वालों की कितनी है, उसमें भी हायरार्की है। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो पेमेंट स्केल होती है तो उसमें ऐसा कुछ लिख करके नहीं आता कि आप आर्ट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, आप साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, आप कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आपको इतनी पेमेंट मिलेगी। तो फिर यहाँ पर ऐसी हायरार्की क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि उसमें लोग तर्क दे सकते हैं कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ंडिंग ज़्यादा होती है, उनको डोनेशन ज़्यादा मिलते हैं तो वो ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं, तमाम बातें कही जा सकती हैं। बट येस, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रियलाइज़, वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं ऐसा करके। उसमें भी फर्दर, उसमें भी कई डिवीज़न हैं। खैर, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट पर। तो ये जो तमाम हायरार्कीज़ बनी हुई हैं, डे वर्सेस नाइट, मैन वर्सेस वुमन, सेंटर वर्सेस मार्जिन, यूरोप वर्सेस एशिया। देखिए मतलब हम क्या है, इंसान यहाँ तक उसका पेट नहीं भरता है, अपने सिस्टम में ही हायरार्की क्रिएट करने से पेट नहीं भरता, कॉन्टिनेंटल लेवल पर हायरार्कीज़ क्रिएट की गई हैं। यूरोपियंस, नॉन यूरोपियंस, यहाँ पर तो एशिया क्लियरली दिया हुआ है जिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से हम बिलोंग करते हैं। तो यूरोपियंस, नॉन यूरोपियंस, ये जो नॉन वर्ड लगा करके हम हायरार्की क्रिएट करते हैं ना, मतलब खुद को छोड़ करके बाकी जितने बचे सबको हमने मार्जिनलाइज कर दिया और अपने को ऊपर कर दिया, है ना। तो ये जो तमाम हायरार्कीज़ हैं इनको डिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इनको ऊपर डिकंस्ट्रक्ट करके इनको ऊपर लाया जा सकता है, पॉलिटिकली इनको एम्पावर किया जा सकता है। When the hierarchies are reversed and the assumption of superiority of the first terms are questioned, one tends to look at the repressed second terms in a new light. कह रहे हैं कि जब हायरार्कीज़ को रिवर्स किया जाता है, जिस चीज़ को हमने एज्यूम किया हुआ है सुपीरियर, जो फर्स्ट टर्म्स थे, है ना, जो डे है, मैन है, सेंटर है, यूरोप है, तो इनकी सुपीरियरिटी क्वेश्चन होने लगती है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, और फिर जो सेकेंड रिप्रेस टर्म्स हैं उस पर लोगों का ध्यान जाता है, एज इफ़ वो चीज़ अभी तक अंधेरे में पड़ी थी और अचानक उस पर प्रकाश पड़ा का, कैसा वाला, सर्च लाइट वाला प्रकाश, एकदम क्लियरली विजिबल। The value attached to those repressed terms might be perceived in more positive sense than was thought of earlier. तो अब उस सेकेंड जो टर्म्स हैं जो रिप्रेस्ड थे अब तक डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग से, अब उनको ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है।
उनको ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है, उनके साथ जस्टिस हो सकती है, उनके साथ न्याय हो सकता है। फॉर अस स्टूडेंट्स इन इंडिया, देखिए यही है फ़ायदा एक इंडियन ऑथर को पढ़ने में। इग्नू के स्टडी मटेरियल को डील करते समय मैंने बात बताई थी कि कैसे हम लोग इंडियन प्रोफेसर्स की राइटिंग को उतनी वैल्यू नहीं दे पाते जितने कि हम फॉरेनर्स को देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम उनके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझेंगे। अगर हमको अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना है तो हमें अपने प्रोफेसर्स को, और हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स को उस लायक होना पड़ेगा। दे विल हैव टू राइट आर्टिकल्स एंड ऐसे, एंड दे आर राइटिंग, बट येस अभी तक वो चीज़ें हमारे पहुँच में नहीं हैं जितनी की होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने स्पेशली दरिद्र के बारे में जो प्रोफेसर पटनायक ने लिखा है उसको मैंने डिस्कस करने की सोची। देखिए क्यों किया मैंने शुरू उसको। यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है दैट यू विल नॉट फाइंड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, कि आपके कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे एप्लीकेबल है ना। क्या लिखा है, फॉर अस स्टूडेंट्स इन इंडिया, हम लोग जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, द एग्जाम्पल ऑफ वाइट ब्लैक हायरार्की विल क्लैरिफाई। हमारे यहाँ पर ब्लैक वाइट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तब सारे लोग आ जाएंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी मैन वुमेन की हायरार्की तो बनी हुई है, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सारे लोगों को समेटना चाहें, पूरे इंडिया के लोगों को, तो ब्लैक वाइट का जो एक अजम्पशन है, जो एक हायरार्की बनी हुई है, उसको हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाइट ब्लैक हायरार्की विल क्लैरिफाई व्हाट आई हैव बीन सजेस्टिंग लेटली। ठीक है, तो कैसे अभी जैसे कुछ देर पहले मैं बता रहा था यूरोपियंस नॉन यूरोपियंस, या यूरोपियंस और एशियंस, यूरोप को कैसे ऊपर रख दिया, एशिया को कैसे नीचे कर दिया, अपने आप को कैसे सिविलाइज्ड बना दिया, हमको कैसे अनसिविलाइज्ड और सैवेज घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। इन दिस हायरार्की द वाइट्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू द ब्लैक्स। इस हायरार्की में वाइट्स, अच्छा देखिए कैसे बोलते हैं, वाइट्स नन वाइट्स, मैंने बोला नहीं है, जो नन लगा करके जो करते हैं ना पॉलिटिक्स, वो डिकंस्ट्रक्ट करने की चीज़ है। इवन उस हिंदी शब्द को भी आप देखें तो क्या है, श्वेत अश्वेत, यानी क्या है, जो श्वेत नहीं है। और हम इसको बहुत जो है सम्मान वाला शब्द समझते हैं, सम्मान वाला शब्द समझते हैं कि काला नहीं बोला जाएगा, निग्रो नहीं बोलना है, निगर्ड नहीं बोलना है, ब्लैक नहीं बोलना है। तो जब हिंदी ट्रांसलेशन में हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यही तो है लैंग्वेज की पॉलिटिक्स, कि वाइट को आप श्वेत बोल रहे हैं और ब्लैक को आप अश्वेत बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो श्वेत नहीं है, मतलब जो तुमको होना चाहिए वो तुम नहीं हो, अश्वेत। खैर, दिस आइडियोलॉजी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सो कॉल्ड civilizing missions of the savage blacks by the white Europeans। ये आइडियोलॉजी कैसे आई, ये आइडियोलॉजी अगर आई तो इसने क्या किया। ये जो ब्लैक वाइट की जो बात है जिसमें ब्लैक को सुपीरियर समझा गया, तो इस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया सिविलाइजिंग मिशंस में, सो कॉल्ड सिविलाइजिंग, जैसा कि उनको लगता था कि वो हमको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, फिर से मैं बता दूं। जैसे उनका ये मानना है या मानना था, चूँकि वो ठंडे प्रदेशों से आते थे, ठंडे इलाकों से आते थे, इंग्लैंड वगैरह जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ऑब्वियस है कि उनको पूरा कपड़ा पहनना ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो वेल सूटेड बुटेड होते हैं। ठीक, तो उनके हिसाब से एक जेंटलमैन वेल सूटेड बुटेड होता है। उनके हिसाब से अगर कोई कम कपड़ों में है या कोई
केवल नीचे का कपड़ा पहने हुए है, जैसे कि अफ्रीका में ज़्यादातर लोग रहते थे, तो वो उनके हिसाब से अनसिविलाइज्ड हैं। अरे भाई, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो गर्म प्रदेशों में आता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत हॉट है, तो वहाँ पर इतने सारे कपड़ों को पहनने की कोई ज़रूरत है नहीं, उनकी ज्योग्राफी ऐसी है, तो उनके लिए उनका कल्चर वैसे ही रहने का है। तो उसमें आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो अगर आपकी तरह नहीं है तो वो सिविलाइज्ड नहीं है? अगर वो आपकी तरह कपड़े नहीं पहनते तो वो सिविलाइज्ड नहीं है। उसी को दूसरे एंगल से देखा जाए तो उनके हिसाब से तो आप सिविलाइज्ड नहीं हो, तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ये ठप्पा लगाने वाले कि नो यू आर नॉट सिविलाइज्ड, यू आर सैवेज, वी विल मेक यू सिविलाइज्ड। इंडिया में आकर के भी वही सब किया उन सबों ने, हमें सैवेज घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ब्लैक हैं, तो सैवेज घोषित कर दिया, अनसिविलाइज घोषित कर दिया, और फिर कहा कि हम तुमको सिविलाइज्ड करेंगे। और फिर मिशनरीज आई उसके लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, तथाकथित उद्धार, सो कॉल्ड, हमको हमारी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। दिस आइडियोलॉजी was responsible for the so-called civilizing missions of the savage blacks by the white Europeans under the brutal and exploitative colonial rule। और इसी बहाने उनके अत्याचार की सीमा ख़त्म हो गई और उन्होंने हमें कॉलोनी बना लिया। अच्छा, मज़े की बात है ना कि आप हमें अनसिविलाइज्ड कहते हो, आप हमें सैवेज कहते हो, किस एंगल से कहते हो? अगर जैसे अमेरिका जैसे जगह की बात करें जहाँ पर ब्लैक्स को स्लेव बना करके रखा जाता था, तो और उनकी जो कंडीशंस रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। जो ट्रीटमेंट जानवरों के साथ किया जाता है उससे कहीं बदतर ट्रीटमेंट इन स्लेव्स के साथ किया जाता था। तो इंसानों को जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्या तुम सिविलाइज्ड हो? क्या तुम सैवेज नहीं हो? क्या तुम्हारी क्रूरता जो है, क्रूएल्टी जो है, वो तुमको महान बना देती है? और उसका कुछ अंश अगर सामने वाले में है, अगर वो ब्लड से गवर्न हो रहा है तो वो सैवेज है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी समझते रहिएगा कि जैसे है ना कि देरदा वॉज अ माइनॉरिटी ज्यू इन अ फ्रेंच कॉलोनी, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए पोस्ट कॉलोनियल थियोरी में बहुत इम्पोर्टेंस है देरदा का। उनकी जो कही गई बातें हैं उसने न जाने कितने रास्ते खोल दिए। विल टॉक ऑफ इट। तो एक तो वो फ्रेंच कॉलोनी अल्जीरिया के अल्जीयर्स से बिलोंग करते थे, एक तो आइडेंटिटी उनकी ये थी। दूसरी आइडेंटिटी ये थी कि वो माइनर थे। माइनर का मतलब जिनकी संख्या कम होती है देश में, ज्यू। और ज्यूज़ के साथ कितना बुरा हुआ जर्मनी में, इतिहास बताता है हमें। कैसे भेदभाव हुए उनके साथ। अब उसको डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे आप तो फिर कहेंगे कि वही कि ज्यूज़ ने ही कौन सा अच्छा किया, उन्होंने भी जीसस क्राइस्ट को जो है क्रूसीफाई कर दिया था। ठीक है, ये बातें थी, बट द थिंग इज़ दैट जिन ज्यूज़ ने क्रूसीफाई किया था जीसस क्राइस्ट को, वो तो मिले नहीं आपको कि आप उनको क्रूसीफाई करें या आप उनसे बदला लें। तो आने वाली जनरेशन को आपने उसका दोष मढ़ दिया और आप उनसे घृणा कर रहे हैं और आप उनको बिना किसी गलती के सज़ा दे रहे हैं। That lasted for 300 years in Asia and Africa। 300 साल लग गए। ये जो हायरार्की है, ब्लैक वाइट, वाइट को जो सुपीरियर और वाइट को
सॉरी, वाइट को सुपीरियर और ब्लैक को इन्फीरियर बनाने की जो हायरार्की बना करके रखे थे वे सब, इस चीज़ को ख़त्म होने में लगभग 300 साल लग गए और अभी भी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुआ है। रूल्स रेगुलेशंस बना देने से चीज़ें सोसाइटी में सेम तरह से इम्प्लीमेंट अगर हो जाती तो ये पूरा का पूरा यूटोपिया नहीं बन जाता, ये पूरी दुनिया खूबसूरत नहीं हो जाती। चीज़ें अभी भी हैं, पहले बिना किसी डर के हुआ करती थी, अब थोड़ी छुपी हुई हैं, है ना। When this supposed superiority is deconstructed in both intellectual awareness and political action, the racist ideology loses its truth claim and the oppressed people are elevated to positions of power. क्या कह रहे हैं कि ये सपोज्ड सुपीरियॉरिटी, मतलब जो कि सुपीरियॉरिटी नहीं है लेकिन मान ली गई है, ये सपोज सुपीरियॉरिटी जब डिकन्स्ट्रक्ट की जाती है इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के थ्रू और पॉलिटिकल एक्शंस के थ्रू, तो जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, इन वाइट्स की फैलाई हुई जो रेसिस्ट आइडियोलॉजी है, जो नस्लवादी आइडियोलॉजी है, जो नस्ल भेद की आइडियोलॉजी है, ये अपने ट्रुथ क्लेम को लूज़ कर देती है और ऑप्रेस्ड पीपल एलिवेटेड हो जाते हैं, पावर के पोजीशन में आ जाते हैं। उनको एक पॉलिटिकल, एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिल जाता है, दे बिकम एम्पावर्ड। यहाँ पर भी एक बात क्या लिखी हुई है, रिमेंबर नीत्शियन वार्निंग दैट ट्रूथ्स कुड बी मेयरली अ मास्क फॉर एक्सरसाइजिंग पावर। कल डिस्कस किया था हमने कि इस बात को समझिए कि क्यों है सपोज सुपीरियॉरिटी, क्योंकि जो ट्रुथ बना करके रखा हुआ है शायद वो ट्रुथ न हो, वो सच न हो, वो केवल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के थ्रू, एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू वो आप पर थोपा गया हो। नाउ द न्यू हेजिमनीज कैन ऑल्सो बी डिकन्स्ट्रक्टेड। कह रहा है कि जो नई हेजिमनी है इससे भी डिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है, टू डिनाई द एलिट्स ऑफ द अर्स्टवाइल कॉलोनीज। जो कॉलोनीज रही हैं उनके एलिट्स को डिनाई करने के लिए, एंड परपीचुअल होल्ड ऑन पावर, जिस तरह से वो लोग पावर में हैं उनके पावर को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ नो वंडर दैट, देखिए इसी की बात मैं कर रहा था, इट इज़ नो वंडर दैट द पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट ब्लैक gay and other minority discourses have found a powerful ally Jacques Derrida। यानी यही तो खूबसूरती है देरदा की थ्योरी की, कि जितनी भी बात की जो तमाम थियरीज़ आई हैं, पोस्ट कॉलोनियल थियरी का लीजिए, फेमिनिस्ट थ्योरीज़ का लीजिए, ब्लैक थियरीज़, गे थियरीज़, या जितने भी अदर माइनॉरिटी डिस्कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप दलित लिटरेचर की बात कर लेते हैं, तो सब कहीं ना कहीं देरदा की बातों में अपने मन की बात पाते हैं। यानी अगर आप देरदा को समझेंगे तो इनकी बातों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पोस्ट कॉलोनियल थियरी में आप एडवर्ड सईद को पढ़ते हैं, उनका ओरिएंटलिज्म पढ़ते हैं, तो अगर देरदा की कही गई बात आपको समझ में आएगी तो एडवर्ड सईद की कही गई बातों को आप समझ पाएंगे। देरदा ने जिस तरह से इस मार्जिन और सेंटर की बात की है, अगर आप समझ पाते हैं तो फेमिनिज़म में जो फेमिनिस्ट थियरिस्ट हैं वो क्या कहना चाहती हैं उसको आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। या जितने भी माइनॉरिटी डिस्कोर्सेज, अदर डिस्कोर्सेज हैं, उन सब में वही बातें हैं। I have stressed the radical political possibilities of Derridian philosophy। क्या? Radical political possibilities, radical जो एकदम बड़ा चेंज करे, पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं देरदा के फ़िलॉसफ़ी की। प्रोफेसर पटनायक का कहना है कि क्यों
मैं इस पर स्ट्रेस करता हूँ या किया मैंने, रेडिकल पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द इंडियन फिलोसफी बिकॉज ऑफ माई स्टेटस एज एन एकेडमिक इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, क्योंकि उनकी अपनी क्या पोजीशन है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में, तो इस तरह से उनका अपना है कि किस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। बट देयर आर अ नंबर ऑफ अदर सिग्निफिकेंसेस, लेकिन कुछ अदर सिग्निफिकेंसेस भी हैं दरिद्रीन इनोवेशन के रीडिंग स्ट्रेटजीज़ में, जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेट किया है उन्होंने अपने वर्क्स में। और यहाँ पर कुछ वर्क्स का नाम लिखा हुआ है, सबको लिखते वक्त यहाँ देखिए राइटिंग में इसको इटैलिक में लिखा गया है, तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप इटैलिक में ना लिख करके बल्कि उसको सिंपली लिख करके अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स हैं वो ओरिजिनल फ्रेंच टाइटल के साथ भी हैं और समटाइम्स उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है या अदर इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं इसमें। कौन कौन से वर्क हैं? खैर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन तो उतना क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश वाला ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लियोर्जिन दी ला जेमेट्री 1962 में आया, जो ऑफ ग्रामेटोलॉजी है 1967 में, जिसको मतलब ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया था। और राइटिंग इन डिफरेंस है, राइटिंग इन डिफरेंस, जिसमें कि ये पब्लिश हुआ था बाद में ऐसे जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ओरिजिनल ऐसे बाई दर्दा 1967। स्पीच इन फेनामेना 1967 में, मर्जिस दिला फिलासफी 1972, ला डिसेमिनेशन 1972, पोजीशंस 1972 एंड ग्लास 1974। तो इन सब में भी कह रहे हैं कि जो रीडिंग स्ट्रेटजीज़ की बात किए हैं दरिदा, उन्होंने जो इनोवेशंस किए हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? इन दीज बुक्स ही इंटरप्रेटेड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट्स, क्योंकि इन किताबों में उन्होंने कई तरह के टेक्स्ट की वैरायटीज़ को इंटरप्रेट किया है, बोथ फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी। चूँकि भाई आपको पता है कि इनिशियली ही वॉज ट्रेंड टू बी अ फिलोसोफर, दरिदा एक फ़िलासफ़र के रूप में ही ट्रेंड हुए थे। ये बात अलग है कि उनकी फ़िलासफ़ी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि अब लिटरेचर में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं इनको। तो इन डिस्कशन में टेक्स्ट में उन्होंने फ़िलासफ़िकल और लिटरेरी दोनों वर्क्स लिए। कुछ ऑथर्स का नाम यहाँ पर दिया है प्रोफेसर पटनायक ने, जैसे रूसो, शेशियो, फ्रायड, प्लेटो, जेनेट, हेजल, मैलार्म, हसर्ल, जेल ऑस्टिन, कांट, लेवी-स्ट्रॉस एंड मैनी अदर्स। इसमें से कुछ के बारे में हम बता रहे हैं और कुछ जो हम नहीं बताएंगे उसको आप गूगल सर्च करिएगा, कुछ आप भी करिए, है ना। रूसो, जीन जैक रूसो, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जड़ में समझे जाते हैं, उसके रूट में समझे जाते हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिन्होंने रिटर्न टू नेचर की फ़िलासफ़ी दी। नेचुरलिज़म जब पढ़ते हैं आप एजुकेशन फ़िलासफ़ी में तो आप रूसो को पढ़ते हैं। शैशियो, जो कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के एक तरह से प्रणेता कह लीजिए हैं, जिन्होंने लैंग पैरोल का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि संस्कृत के प्रोफेसर थे। लिंग्विस्टिक्स में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। स्ट्रक्चरलिज़म में एक बड़ा योगदान है इनका, शैशियोर का। फ्रायड, साइको एनालिटिक के फादर, ऑस्ट्रिया के, प्रोफेशन से डॉक्टर। प्लेटो, कौन नहीं जानता उनको, सोक्रेटिस के प्यूपिल और एरिस्टोटल के गुरुजी यानी गुरु। जेनेट, हेजल was a philosopher. Mallarme, Husserl, J.L. Austin, I think the person who is known for speech act theory. Kant, a great philosopher. Levi-Strauss,
इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे भी, इसमें जब एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कशन शुरू होगा। लेवी स्ट्रॉस के स्ट्रक्चरलिज्म पर बात की है इन्होंने। लेवी स्ट्रॉस ने भी काफ़ी अच्छा जो है स्ट्रक्चरलिज्म पर उन्होंने बात की है, तो उनको लेकर के देरिदा ने भी अपनी बात समझाने की कोशिश की है। दो ही एम्प्लॉयड अ वास्ट रेंज ऑफ टेक्निक्स टू रीड स्पेसिफिक टेक्स्ट्स, वन कुड स्टिल फाइंड अ कॉमन थ्रेड। कह रहे हैं कि ये बात अलग है कि कई तरह की टेक्निक्स उन्होंने अपनाई हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को पढ़ने में, लेकिन फिर भी आप एक कॉमन थ्रेड पा ही लेंगे उसमें, दैट अंडरलाई ऑल हिज राइटिंग्स, जो कि उनके हर राइटिंग में मिलेगी आपको। वो क्या है कॉमन थ्रेड भाई? ऑल ऑफ देम चैलेंज द कोहेरेंस। उनकी सारी रीडिंग स्ट्रेटजीज में आप देखेंगे कि वो कोहेरेंस को चैलेंज करते हैं, कंसिस्टेंसी को चैलेंज करते हैं, और टेक्स्ट को क्वेश्चन के कटघरे में लाकर खड़े कर देते हैं। यानी जिसको कहते हैं थिंकिंग अगेंस्ट द ग्रेन। जो चीज़ एक एस्टेब्लिश्ड नोशन जो है एक ट्रेडिशन में है, उसके खिलाफ जा कर के उस चीज़ को कटघरे में खड़ा कर देना, उसको क्वेश्चन कर देना। जो कोहेरेंस नज़र आ रहा है, जो कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, उसको क्वेश्चन करना, ये आपको मिलेगा देरिदा की हर रीडिंग स्ट्रेटजीज में। दिस इज सम कॉमन thread. In other words, together they point out to the limits of human knowledge. या दूसरे शब्दों में कहें तो ह्यूमन नॉलेज के लिमिट कि कहाँ तक एक लिमिट आ जाती है ह्यूमन नॉलेज की। ह्यूमन नॉलेज लिमिटेड है, इस चीज़ को पॉइंट आउट बार बार करते हैं अपने वो रीडिंग स्ट्रेटजीज से। चाहे ह्यूमन नॉलेज की बात कर लें, ट्रुथ की बात कर लें, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर लें, प्रेजेंस की बात कर लें, सब सारी चीज़ों को अपने स्केप्टिसिज्म के थ्रू, अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर देरिदास स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस, दीज सो कॉल्ड सिंपल गिवेंस हैव बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट्स। देरिदा के बाद जो चीज़ें हमको लगती हैं कि बहुत सिंपली गिवन हैं, वो उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, बाद में चीज़ें काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट्स बन गई। और आज भी ये बात सही है, देरिदा को समझना आसान नहीं है। मतलब इसके लिए भाई समझने के लिए आपको बाकायदे समय देना पड़ता है, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिंपली गिवन जिसको हम बोल देते हैं। गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन, GIVEN। वैसे तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, गिव से बना हुआ है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल कह लीजिए, V3। तो वैसे में तो V3 का यूज़ हम करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन गिवन जो है GIVEN, इट्स गिवन इन मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी कि ये एक नाउन भी है। और उस नाउन का अर्थ क्या होता है? अ बेसिक फैक्ट और अजम्पशन, समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। जैसे यूं ही कह दिए, वो यूं ही बातें कह दी ना, तो ये यूं ही बातें बाद में बड़ी प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट बनी, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ी बातें थी, जिसको समझने में अब थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये तो रही देरिदा की बात। प्रोफेसर पटनायक फर्दर कहते हैं, अब इसको वो ट्रेस कर रहे हैं। देखिए एक जो राइटर है वो अगर सही से चीज़ों को एनालाइज करे तो वो आपको बताता है कि कैसे आप एक पर्टिकुलर राइटर, दूसरे राइटर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो जो बातें उसने कही हैं, उसकी बातें कितनी ओरिजिनल हैं, कितनी बातें पहले से चली आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आप उसको ट्रेस कर पाते हैं। तो आप देरिदा को एकदम नया न समझ लें, इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो ये बातें कही हैं, उनके पहले बहुत लोग ये बातें कहकर जा चुके हैं। वे लोग कौन थे, उन्होंने क्या बातें कही थी, और जब उन्होंने ऑलरेडी ये बातें कह दी थी तो देरिदा ने ऐसा क्या नया कर दिया, ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है। Will it be fair to say that Derrida is the first philosopher to recognize the problematic nature of any kind of simple givens?
या सिंपल गिवंस जो ऑलरेडी पहले से चीज़ें हमको दी गई हैं या समझी जाती हैं, जो ट्रुथ समझा जाता है, जो फैक्ट समझे जाते हैं, उसके प्रॉब्लमेटिक नेचर को रिकग्नाइज करने वाले क्या देवता पहले फिलोसोफर हैं? सर्टेनली नॉट, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ होल ट्रेडिशन, एक बड़ा ट्रेडिशन रहा है शुरू से ऑफ फिलोसॉफिकल सस्पिशन। कितना अच्छा फ्रेज़ है, फिलोसॉफिकल सस्पिशन। कह रहे हैं कि फिलोसॉफिकल सस्पिशन का एक लंबा ट्रेड रहा है। अगर आप थियरी पढ़ेंगे, फिलोसफीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लंबा ट्रेड रहा है। कैसे, आप देखेंगे अभी। लंबा ट्रेडिशन रहा है, सॉरी, अबाउट द कंटामिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय फिलोसफी बाय रेट्रोसिटी। रेट्रोसिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग रेटरिकल, यानी भाषा का प्रयोग करके कैसे चीज़ों को हम बर्बाद कर देते हैं, उसको कैसे कंटामिनेट हमने कर दिया है। जैसे देखिए क्या होता है, एक जो गुड ओरेटर होता है, ओरेटर कौन होता है? जो बोलने में निपुण हो, कुशल वक्ता। तो कुशल वक्ता अपनी बातों में रेटरिक्स का यूज़ करके, रेटरिक्स यानी जो वही रस छंद अलंकार, जो तमाम चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाती हैं, तो रेटरिक्स का यूज़ करके वो एक अच्छा ओरेटर लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर सकता है अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो वो आपसे बातें करेगा, आपको लगेगा कि आपकी भलाई की बातें हो रही हैं, उसकी बात की खूबसूरती से ऐसा ही लगेगा, और उस लैंग्वेज को वो मीडियम ऑफ मैनिपुलेशन बनाएगा और अपनी बातें कह जाएगा, अपनी बातें आपके दिमाग में घुस आ जाएगा, और वो चीज़ों को उसी ढंग से देखना सिखा देगा आपको जिस ढंग से वो चाहता है कि आप देखें। तो इस बात से अवेयर रहे हैं शुरू से लोग। तो फिलोसॉफिकल सस्पिशन रहा है लैंग्वेज को लेकर के कि कैसे लैंग्वेज बिकम्स मीडिया ऑफ मैनिपुलेशन, कैसे लैंग्वेज मैनिपुलेशन का मीडिया बनती रहती है हमेशा, और कैसे लैंग्वेज से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, लैंग्वेज से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उदाहरण कुछ देख लें तो क्या समझ में आएगा। जैसे प्लेटो की बात करें, देखिए जब बात करते हैं रोमांटिक होने की, रोमांटिसिज्म की बात करते हैं जब हम, तो उसमें हम लोग जब बात रोमांटिसिज्म की आती है तो तुरंत चले जाते हैं हम लोग 19th सेंचुरी में। हम चले जाते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, बायरन, शेले, विलियम ब्लेक, इनकी बातें करनी हम शुरू कर देते हैं। लेकिन रोमांटिसिज्म को जब आप समझ पाते हैं और जब ट्रेस करते हुए पीछे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है शेक्सपियर वॉज रोमांटिक, क्योंकि इसने रूल रेगुलेशंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, उसने एक अलग रास्ता अपना लिया। तो फिर पीछे जाते हैं आप तो आपको समझ में आता है अरे एरिस्टोटल वॉज रोमांटिक, क्योंकि उसने अपने गुरु की पूरी बातें नहीं मानी, उसने क्वेश्चन किया प्लेटो को। प्लेटो को देखते हैं तो कहते हैं प्लेटो वॉज रोमांटिक, क्योंकि प्लेटो ने भी कुछ ऐसी नई बातें कह दी जो सुनने में लगेगा ऐसा भी हो सकता है क्या। या उसके पहले उनके गुरु जो थे सोक्रेटिस, सुकरात की बात कर लें। सुकरात को जहर दिया गया, क्यों दिया गया? इसीलिए क्योंकि वो रोमांटिक थे, इसीलिए क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि लोगों को वो हज़म नहीं हो पाई, लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो अगर प्लेटो की बात करें, आते हैं फिर से मुद्दे पर। प्लेटो वेंट सो फार एज टू बैनिश द पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। ये जो फिलोसॉफिकल सस्पिशन की हम बात कर रहे थे, इस ट्रेडिशन में कह रहे प्लेटो तो यहाँ तक चले गए कि उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट में, आइडियल रिपब्लिक में पोएट्स के लिए कोई जगह ही नहीं है, उनको बैनिश कर देना चाहिए वहाँ से। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ द सस्पिशन ऑफ फॉल्सिटी,
क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो पोइट्स होते हैं ना ये झूठ फैलाते हैं। हो गया ना फिलोसॉफिकल सस्पिशन, एक सस्पिशन था उनको कि पोइट्स जो हैं झूठ फैलाते हैं, फाल्सिटी फैलाते हैं और कंटामिनेट करते हैं सोसाइटी को अपने लिटरेरी डिस्कोर्स के थ्रू। जैसे इस पर बात इवन आई वॉज टॉकिंग टू माई फादर, तो उन्होंने भी कहा था कि प्लेटो ने बैनिश कर दिया है। वो सुन रहे थे कोई गज़ल, तो उस गज़ल में आप ज़्यादातर देखते हैं कि कैसे उसमें शराब को, मैखाना को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उसको सुन करके उन्होंने कहा कि इसीलिए ना प्लेटो बैनिश कर दिया था इन सबों को। ऐसी ही बातें करेंगे सब तो क्या करेगा। तो ये भी एक एंगल है कि प्लेटो को लगता था कि पोइट्स जो हैं ये सोसाइटी को बिगाड़ देते हैं उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से। इसीलिए उन्होंने फ़िलॉसफी को सुपीरियर माना, पोइट्री को इन्फीरियर माना। हालांकि बाद में जब उनके ही स्टूडेंट एरिस्टोटल जब हुए ज़्यादा समझदार, तो उन्होंने अपने गुरु की बात को गलत प्रूफ कर दिया। तो कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, ये अपनी अपनी आपसी समझ की बातें हैं। हम आते हैं अपने मुद्दे पर। Philosophical discourse in the entire Western tradition has always tried to stress a transparent, कह रहा है पूरे वेस्टर्न ट्रेडिशन में हमेशा से फिलोसफिकल डिस्कोर्स ने कोशिश की है a transparent, logical and literal language and shun all kinds of self contradiction। एक ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल और लिटरल लैंग्वेज को यूज़ करने की, लिटरल लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये फिलोसफिकल डिस्कोर्स में किस लैंग्वेज का यूज़ होता है? लिटरल लैंग्वेज का। लिटरल लैंग्वेज का मतलब जो दिखे उसका मतलब वही हो, लिटरेरी लैंग्वेज नहीं। लिटरल और लिटरेरी समझ में आता है? लिटरल का मतलब जो कह रहे हैं, जिसको अगर हिंदी में कहें तो अभिधा, अभिधा वाला अर्थ। फिलॉसफी में व्यंजना वाला अर्थ नहीं होता, वो लिटरेचर में होता है। तो वेस्टर्न ट्रेडिशन ने हमेशा से इस बात की कोशिश की है, इस पर जोर डाला है कि एक ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल और लिटरल लैंग्वेज यूज़ करें, और अपने ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन को उन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि मतलब उनकी बातों में भी कहाँ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। एक कोशिश रही है उनकी बातों में से। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ प्रोजेक्ट वॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, और कह रहे हैं कि इम्पॉसिबिलिटी, ऐसे प्रोजेक्ट की इम्पॉसिबिलिटी ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी है अदर्स के द्वारा, जैसे नीचे हो गए, हैडगर हो गए, मार्टिन हैडगर ये जर्मन फिलोसोफर थे, फ्रायड हो गए, शेश्योर हो गए। Derrida's writings reveal his acknowledgement of the intellectual debt to these thinkers, और देरिदा ने अपनी राइटिंग में इसको रिवील किया है, वो एक्नॉलेज करता है कि उसकी जो बातें हैं, वो जिस कंक्लूज़न पर पहुंचा है वो यूं ही नहीं पहुंच गया, उसने इन लोगों को पढ़ा, इनसे बहुत कुछ चीज़ें उसने ली हैं। वो कहा जाता है ना कि हर आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा समझदार होती है। क्यों होती है? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि एक बच्चा जो छोटा भी होता है ना, तो जब वो अपने बाप के कंधे पर बैठता है तो उसको दुनिया ज़्यादा नज़र आती है, ज़्यादा क्लियरली नज़र आती है, क्योंकि उसके पास एक सपोर्ट होता है पहले से। इवन टीचिंग में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक प्रीवियस नॉलेज की बात पढ़ते हैं, प्रीवियस नॉलेज। तो वो प्रीवियस नॉलेज हम ले पाते हैं अपने एंसेस्टर्स से, अपने प्रीडिसेसर्स से, ठीक है। तो दरिदा इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई उनके पहले जो लोग आए, जिन्होंने बातें कही, उन्होंने बहुत कुछ दिया है उनको, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। हाउएवर दरिदाज इनोवेशन लाइज इन द फैक्ट। नाउ प्रोफेसर पटनायक का क्या कहना है कि तो दरिदा का अपना इनोवेशन क्या है? His discourses are extremely self-conscious, कि उनके जो डिस्कोर्स हैं वो सेल्फ कॉन्शियस हैं, यानी उनकी डिस्कोर्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको मिलेगा टुवर्ड्स द पॉसिबल ब्लाइंडनेस,
क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है ब्लाइंडनेस की। कौन सी, कैसी पॉसिबिलिटी? ऑफ इंटेंट इनहेरेंट इन अ पर्टिकुलर डिस्कोर्स। किसी भी डिस्कोर्स में एक ब्लाइंडनेस क्रिएट हो सकती है, मतलब उस चीज़ को लेकर के अगर आप सेल्फ कॉन्शियस न रहें तो आपको लगे कि चीज़ बस यही सही है, या वो उन्होंने कुछ अलग कह दिया है, या वो सबसे अलग हैं, इस तरह की बात एक ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकती है किसी एक पर्टिकुलर थिंकर में। तो इवन दर्दा हिमसेल्फ, उनको भी लगता है, वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि अगर हम इस बात पर ध्यान न दें, अगर हम सेल्फ कॉन्शियस न रहें, तो हम भी ऐसी गलती कर सकते हैं जो पहले के लोग किए हैं। जैसे आगे पढ़िएगा ना आप, जब बात करते हैं नीत्शे के मेटाफिजिक्स की दर्दा, तो वो उन्हीं के दिए हुए सेंटेंस को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जब वो कहते हैं कि मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं नीत्शे एंड ही इज सेइंग गॉड इज़ डेड, उन्होंने कहा कि गॉड इज़ डेड, ईश्वर मर गया है। तो दर्दा इस बात को जो है नोटिफाई कराते हैं कि जब नीत्शे इस बात को कहते हैं कि गॉड इज़ डेड, तो कहीं ना कहीं नीत्शे को ये बात पता नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है इस बात को लेकर के कि जब उन्होंने गॉड को डेड बताया तो कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब गॉड थे कभी, यानी वो गॉड के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मरता वही ना है जो जन्म लेता है, या मरता वही ना है जो होता है। तो गॉड इज़ डेड कह के उन्होंने गॉड को नकारने की कोशिश भले ही की हो, लेकिन अनजाने में उन्होंने गॉड को स्वीकार कर लिया। ये है डिकंस्ट्रक्शन, ये है डिकंस्ट्रक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियस वही बोलते हैं, वो इन लोगों को कि जब बात करते हैं दर्दा तो कहते हैं कि इन्होंने बातें बहुत अच्छी अच्छी कही हैं, लेकिन ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे अपने लिमिट को लेकर के। वी शुड बी अवेयर कि हमारी एक लिमिट है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वो दर्दा को वर्थवाइल बनाती है एट दिस थ्योरेटिकल मोमेंट। वॉट दर्दा फॉल्ट्स, FAULTS। अच्छा, FAULT फॉल्ट का मतलब गलती तो आप जानते ही हैं नाउन के रूप में। फॉल्ट एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और टू ब्लेम। तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं दर्दा? What Derrida faults in a text is not so much the lack of recognition of the problematic nature of the subject matter that is dealt, but the inability to recognize that there might be some unexamined assumptions behind one's own interpretation or postulation. उनको यही बात बुरी लगती है, कहते हैं कि यही चीज़ क्रिटिसाइज करने वाली है कि क्या in a text is not so much the lack of recognition of the problematic nature of the subject matter. हो सकता है सब्जेक्ट मैटर के प्रॉब्लमेटिक नेचर को लेकर के भले ही लैक ऑफ रिकग्निशन न हो, बट द इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज दैट देयर माइट बी सम अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस बिहाइंड वंस ओन इंटरप्रिटेशन। लोगों को ये नहीं लगता है कि उनके इंटरप्रिटेशन में भी कुछ कमी हो सकती है, उनके पोस्टुलेशन में भी कुछ कमी हो सकती है। There might be some unexamined assumptions behind one's own interpretation or postulation. By self-reflexively looking at itself, खुद जैसे आप सामने खड़े होते हैं ना मिरर के, तो आप अपना चेहरा देखते हैं ना, तो आपका एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है उसमें, तो आप समझ पाते हैं कहीं कुछ लगा हुआ है, दाग वगैरह लगा रहता है तो आप समझ लेते हैं, उसको आप मिटा लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो उसी तरह से जब अपनी ही थिंकिंग पर एक सेल्फ रिफ्लेक्सिव जो है लुकिंग होगी एंड क्वेश्चनिंग इट्स ओन स्टेटस, खुद के स्टेटस को क्वेश्चन कर पाएँ अगर, एज प्रिविलेज्ड बाय नॉलेज, एज प्रिविलेज्ड नॉलेज कैन अ डिस्कोर्स बी थ्योरेटिकल। यानी मतलब ये है कि जो बात हम कह रहे हैं उसकी लिमिट को अगर हम जान लें तो हम शायद उसको थ्योरेटिकल ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ऐसा दर्दा का मानना है। फॉर दिस सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी विल सेव डिस्कोर्स फ्रॉम गेटिंग सेडिमेंटेड इनटू अ डोगमा। क्यों? अगर ऐसा हम कर पाएँ तो हम
किसी पर्टिकुलर डिस्कोर्स को डोगमा बनने से बचा सकते हैं। डोगमा, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, यू मस्ट रिमेंबर दिस, डोगमा। ये डोगमा क्या होता है? अ बिलीफ और सेट ऑफ बिलीव्स that is accepted by the members of a group without being questioned or doubted। यानी ऐसा विश्वास या विश्वास का ऐसा समुच्चय, सेट, जो मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना एग्जामिन किए, बिना डाउट किए। मतलब वही बात है कि कोई इंसान कोई बात कह जाए तो वो ये न कहे कि बस यही सत्य है, उसको डोगमा न बना दे कि आने वाले समय में लोग बस मान लें कि हाँ उन्होंने कहा है इसलिए ये सच है। वो इतने बड़े इंसान हैं, इतने महान इंसान हैं, उन्होंने ये बात कह दी इसलिए सच है। अब उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी सत्यता की परख कितनी हो सकती है या कितना वो सच है, ये कैसे जान पाएगा कोई? तो अगर कह रहे हैं कि अगर ये सेल्फ रिफ्लेक्सिव लुकिंग बैक एट वन सेल्फ अगर रहे तो कोई भी डिस्कोर्स डोगमा बनने से बच सकता है। डोगमा बना देना सही नहीं है डिस्कोर्स को। द मेन थ्रस्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इज टू ओपन अ टेक्स्ट टू अ फ्री प्ले ऑफ मीनिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, किसका? देरिदा का। कह रहा है कि मेन थ्रस्ट ऑफ द डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, यानी डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग या डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग का जो मेन थ्रस्ट है वो किस बात पर, उसका जो मेन जोर है वो किस बात पर है कि किसी भी टेक्स्ट को फ्री प्ले ऑफ मीनिंग के लिए छोड़ दिया जाए। मतलब वही कि टेक्स्ट लिख दिया गया, अब उसके तमाम इंटरप्रिटेशंस होते रहने चाहिए, उसके इंटरप्रिटेशंस रुकने नहीं चाहिए। फ्री प्ले ऑफ मीनिंग एंड लिबरेट इट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फिक्स्ड अथॉरिटेरियन एंड डॉगमेटिक एडहेरेंस टू अ प्रिविलेज्ड मीनिंग। इससे क्या होगा? अगर फ्री प्ले ऑफ मीनिंग के लिए छोड़ देंगे तो वो किसी फिक्स्ड मीनिंग से जुड़ा रहना उसका ज़रूरी नहीं होगा, किसी अथॉरिटेरियन मीनिंग से जुड़ा रहना उसका ज़रूरी नहीं होगा। यानी वही, जैसे नहीं, अब कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है, अगर टीचर अवेयर नहीं है इस बात से तो क्लासरूम में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को जैसे वो डिस्कस किया है, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो डिस्कस किया है, वो चाहता है कि उसके स्टूडेंट भी सेम टू सेम डिस्कस करें, वही लिखे, वही बोले। ये सही नहीं है ना? अगर आप अवेयर हों आइए रिचर्ड्स से, जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, आई थिंक ऑक्सफोर्ड में थे वो, तो वो उनका क्या काम होता था, वो फेमस या इनफेमस, जैसे भी, नॉट इनफेमस मतलब वेल नोन या जो वेल नोन राइटर्स नहीं भी थे, उनकी राइटिंग्स लेकर के क्लास में आते थे और बच्चों में सर्कुलेट कर देते थे, बांट देते थे उसको, कहते थे अब इसको इंटरप्रेट करो अपने एंगल से। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है ना इन्होंने, आई रिचर्ड्स ने, उन्होंने खोल दिए, रास्ते खोल दिए बिल्कुल बच्चों के सामने कि लो ये टेक्स्ट है तुम्हारे सामने, अब तुम इसको इंटरप्रेट करो जैसे इंटरप्रेट करना चाहो। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐसा करने से क्या होता है, अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर 40 में 30 भी ठीक ठाक सोचने वाले हैं तो ऑब्वियस है कि उसके 30 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकल कर के आ सकते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन भी हो सकती हैं नो डाउट, लेकिन बहुत तरह के इंटरप्रिटेशंस उसके निकल के आ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं चीज़ों के। तो यही चीज़ है, अगर डीकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग को अप्लाई किया जाए तो इस बात को लेकर के हम सजग हो सकते हैं कि हम किसी टेक्स्ट को फिक्स्ड अथॉरिटेरियन और डॉगमेटिक एडहेरेंस से दूर कर दें, एक पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड मीनिंग ही न निकले उसमें। जैसे होता है ना, जो एक पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू जब कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रेस्क्राइब किया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मोटिव जो है वो जस्टिफाई हो रहा होता है, या पॉलिटिकल मोटिव जो है क्लियर हो रहा होता है, उसके थ्रू वर्क हो रहा होता है। अथॉरिटी जो है
एक सर्टेन चीज़ को सर्टेन वे में बता करके आपके माइंड को फोल्ड कर रही होती है, उस माइंड को जो है मोल्ड कर रही होती है, उसको एक नया रूप दे रही होती है, शेप दे रही होती है। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर किसी टेक्स्ट को फ्री प्ले के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये फ्री प्ले ऑफ मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके लिए छोड़ा जाए किसी भी टेक्स्ट को डिकंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस के थ्रू, तो उसे हम फिक्स्ड, अथॉरिटेरियन और डॉगमेटिक मीनिंग से निकाल करके ला सकते हैं। हम मार्जिन को सेंटर में ला सकते हैं, सेंटर को मार्जिन में भेज सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।